हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैब रेगुलर कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके पास में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट्स कोई सा भी क्वेश्चन पेपर अगर आप देख रहे हैं तो आपसे सबसे पहले आपको टॉप पे देखना है कि कितने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं कितने पेजेस में आए, ये आपको पहले ऊपर मेंशन होता है। इसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये आपको आपके क्वेश्चन जो भी आंसर शीट होगी उस पर लिखना होगा। इसके अलावा यूनिक पेपर कोड, इट में बी चेंज इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एसओएल एनसीवैब इन सब के हो सकता है सब्जेक्ट कोड अलग हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यही होगा और आपका कोर्स यही है और आपका सेमेस्टर भी 6th है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। ये आपका जो ऑफलाइन पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है। रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 75 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन जो एसओएल के और एनसीवैब के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा 100 मार्क्स का आएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो एसओएल के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर उन सभी को इन 4 क्वेश्चन की जगह पर 5 क्वेश्चन करने होंगे। इसके अलावा जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको 4 क्वेश्चन ही करने होंगे। इसके अलावा सबसे टॉप पे आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आप सभी के वो क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। आप किसी भी एक भाषा में इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हो। जो भी आंसर आपको लिखने, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम में लिया है तो आप चाहो तो हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हो, अगर आपने हिंदी मीडियम लिया है तो चाहो आप इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी। अब हम बात करते हैं सीधा मेन क्वेश्चन की कि क्या क्या क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरीके से आप सभी को अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि भाई लोक नीति को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले यूनिट से ही क्वेश्चन आ गया है और इसकी भूमिका और इसका महत्व को बताना है। तो लोक नीति का हमारा बहुत महत्व है। लोक नीति क्या है, इसकी भूमिका, इसको कैसे परिभाषित करना है, ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी डायरेक्टली इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नीति विश्लेषण में उदारवादी और मार्क्सवाद में अंतर करना है। आप सभी को पता है उदारवादी जो है वो लोगों की अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करता है, वो लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात करते हैं। और वहीं जो मार्क्सवादी है वो लोगों के बीच में समानता लाने की बात करते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं हर एक व्यक्ति को समाज में सिर्फ समानता देने, सिर्फ स्वतंत्रता देने से ही कुछ नहीं काम चलेगा, बल्कि हमें ऐसी सरकार लानी होगी, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, तभी वो समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस जो है आपको यहाँ पर डिफरेंस ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नीति निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करती है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है नीति निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, कोई भी नीति निर्माण करनी है आपको, आपके देश के लिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए, तो उसके लिए अंदर आपके देश की एक तो राजनीतिक और एक आर्थिक, ये दोनों नीति ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई भी नीति निर्माण करने में आपकी राजनीति पर अगर मार्क्सवादी लोगों का वर्चस्व है तो मार्क्सवादी नीतियां बनेंगी। अगर आप लोगों के यहाँ पर उदारवादी दृष्टिकोण भारी है तो आपको उदारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि लोक नीति के निर्माण में विभिन्न प्रतिरूपों का महत्व, यानी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लोक नीति निर्माण में सहायक होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि भाई भारत में 1991 में प्रारंभ की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है इसकी कमियां गिनानी है कि भैया हमने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई तो जब से क्या गया, दूसरे देश की जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में आ रही है, व्यापार कर रही है, उसका फायदा दिख रहा है, रोजगार दिख रहा है, लेकिन वो पुराने जो हमारे जो परंपरागत रूप से हाथ से कार्य होते थे उन सब का रोजगार छीनती जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है तो वो कई मजदूरों का अकेले काम कर ले रही है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर आलोचनात्मक ढंग से इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये भी आप देखेंगे आज कंपनियां जो है वो पूरी तरीके से 100% निजी हो जाती है और निजी होने के बाद में मजदूरों से कम पैसों में आज अधिक से अधिक काम करवा रही है। अगर मजदूर काम नहीं करना चाहते तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है और जिसकी वजह से मजदूर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसकी वजह से उसको अपना श्रम भी बेचना पड़ रहा है। तो ये कुछ आलोचनात्मक यानी बुराई वाले पॉइंट है। अगला
क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, लोक नीति निर्माण में सरकारी और गैर सरकारी जो अभिकरण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करेंगे। लोक नीति निर्माण में आप सबको पता है कि जनता के लिए जो भी नीतियाँ बनती है वो तो सरकार तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सरकार ही अधिकतर नीतियाँ बनाती है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन यानी जो NGOs है वो कई बार सरकार पर प्रेशर बनाती है, और जब वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो सरकार को कई बार अपनी नीतियों को बदलना भी पड़ता है और जनता के हिसाब से चलना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत यानी आज़ादी के बाद में नीति निर्धारण करने में विचारात्मक परिवर्तन कौन कौन से आए। आज़ादी के बाद में, आज़ादी से पहले तो आप सभी को पता है अंग्रेजों के हाथ में था, और अंग्रेज कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मुस्लिम लीग जो मेनली लीडर्स थे, उन सब की बातों को सोचकर नीतियाँ निर्माण करती है। लेकिन आज़ादी के बाद में जब से अब स्वतंत्र हुए हैं तब से हमारे समाज की जो अलग अलग वर्गों की समस्या है उनको भी ध्यान में रखकर नीति निर्धारण किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इमर्ज होकर आए हैं, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद में जो भी हम नीतियाँ बनाते हैं उनमें क्या है, हमें बहुत सारी तब्दीली या बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी, महिलाओं को पहले इतना सम्मान नहीं मिलता था, आज महिलाओं को ध्यान में रखकर हमें अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के करना पड़ता है, या समाज में विकास को रख के ध्यान में रखना पड़ता है। विदेशी देशों से हमें अच्छा व्यापार हमारा बढ़े, इसको आजकल हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे, इसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। ध्यान रखना जो SOL के बच्चे हैं उनके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 करने होंगे। जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 4 करने होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शॉर्ट नोट में कम लिखना होता है और ज़्यादा नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। और उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे संबंधित आप कोई भी अच्छाई बुराई उसके बारे में जो भी जानते हो आप वो लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि छोटे छोटे जो टॉपिक आते हैं जैसे मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, ये ज़्यादा स्कोरिंग। इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में आपसे क्या पूछा गया है कि लोक चयन का सिद्धांत क्या है। आपको ये बताना है कि लोक चयन का सिद्धांत मतलब जनता क्या बातें सोचकर चीज़ों को चयन करती है। दूसरा कार्यपालिका की भूमिका, आप लोगों को ये बताना है। तो ये इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट में करें तो भाई कार्यपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि विधायिका द्वारा बनाए गए जो भी लॉज होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उन सभी को कार्यपालिका के थ्रू ही लागू करवाया जाता है। कार्यपालिका वास्तविक रूप से सरकार की प्रधान होती है। अगला नागरिक समाज, इसके बारे में भी आप सभी के लिए वीडियो बनी हुई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ये पूछा गया है खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। बाकी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आपके एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज़ मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आते रहे, क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों को मिलती रहे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं या कौन कौन से रिपीट होते हैं ये आपको देखना हो, तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर, इस नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।